दोस्तों हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि लूफी इम्पेल डाउन में एस को रेस्क्यू करने के लिए जाता है, बट एस को वो वहाँ रेस्क्यू तो नहीं कर पाता, बट वहाँ से अपने साथ वो 240 से भी ज्यादा प्रिजनर्स की आर्मी को लेके अब मरीन फोर्ड एस के एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए आ रहा होता है। दोस्तों मरीन फोर्ड वन पीस का 22nd आर्क है और ये समिट वॉर सागा का चौथा आर्क है। इसमें एनिमे के एपिसोड 457 से लेके 489 तक और मांगा के चैप्टर 550 से 580 तक की स्टोरी कवर होती है। दोस्तों यहाँ मरीन फोर्ड में एस के एग्जीक्यूशन की पूरी तैयारी कर ली जाती है और सारे वर्ल्ड से टोटल 1 लाख नेवी सोल्जर यहाँ मौजूद होते हैं व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के साथ होने वाली जंग के लिए, जो कि एस को रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। दोस्तों जंग शुरू होने के पहले ही मरीन फोर्ड के पूरे आइलैंड से सारे सिटीजन्स को इवैक्यूएट कर लिया जाता है और सबऑर्डी आर्कीपेलागो आइलैंड में मॉनिटर सेटअप किए जाते हैं ताकि वो लोग एस के एग्जीक्यूशन को लाइव देख सकें। दोस्तों वॉर शुरू होने के पहले नेवी के 3 एडमिरल्स अकुजी, अकाइनु और किजारू अपनी अपनी सीट में आके बैठ जाते हैं और साथ मिलके ये तीनों नेवी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कहलाते हैं। यही नहीं, इस वॉर में नेवी का साथ देने के लिए 7 में से 5 वॉरलॉर्ड्स भी शामिल होते हैं। इसी बीच मंकी डी गार्प एस के एग्जीक्यूशन को लेके काफी निराश होते हैं और इस कठिन समय में भी वो एस के बाजू में जाके बैठ जाते हैं। सेंगोकू यहाँ माइक में एक अनाउंसमेंट करता है और वो स्टेज पे एस से अपने पिता का नाम बताने के लिए कहता है। काफी बार पूछे जाने के बावजूद एस उसको यही जवाब देता है कि उसका पिता व्हाइट बियर्ड है। फिर सेंगोकू सबको बताता है कि आज से कुछ साल पहले मरीन एक पर्टिकुलर वुमेन की तलाश में पूरे वर्ल्ड के आइलैंड्स में सर्च कर रही थी, जिसका नाम पोर्टकस डी रूक था, जिसकी कोख में पायरेट किंग गोल्ड डी रॉजर का बेटा हो सकता है। लेकिन 9 से 10 महीने तलाश करने के बावजूद वो उसको नहीं मिली, क्योंकि एस की माँ ने उसको अपनी कोख में 24 महीने तक प्रोटेक्ट करके रखा था, जो कि पॉसिबल ही नहीं था। यही सोच के मरीन्स ने उसको सर्च करने का मिशन वहीं पे छोड़ दिया और जब एस पैदा हुआ तो वीकनेस के कारण उसकी माँ वहीं पे चल बसी। दोस्तों अपने आखिरी समय में गोल्ड रॉजर ने मंकी डी गार्प से एक रिक्वेस्ट की थी कि वो उसके होने वाले बेटे की देखभाल करे, क्योंकि अगर मरीन्स को ये पता चल गया कि उसका कोई बेटा है तो वो उसको तुरंत मार देंगे और इस चीज के लिए वो सिर्फ गार्प के ऊपर ही भरोसा कर सकता था। दोस्तों ये सारी बात सेंगोकू पूरे वर्ल्ड के सामने रिवील कर देता है और क्योंकि एस फॉर्मर पायरेट किंग गोल्ड डी रॉजर का बेटा है, इसलिए उसका एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको एस का फ्लैशबैक देखने को मिलता है कि एस भाई यहाँ पे लूफी के 3 साल पहले अपनी पायरेट जर्नी को स्टार्ट करता है और आगे चल के वो स्पेड पायरेट को स्टैब्लिश करता है और वो इतना पावरफुल बन जाता है कि नेवी उसको वॉरलॉर्ड बनने का इनविटेशन भी देती है, बट वो उसको ठुकरा देता है। आगे जाके वो सेंग से मिलके उसको लूफी को बचाने के लिए थैंक यू बोलता है और जिनबे इसके साथ फाइट भी करता है, जो कि लगातार 5 दिन तक चलती है और एक ड्रॉ में जाके फिनिश होती है। दोस्तों जल्द ही व्हाइट बियर्ड, जो कि एस की पावर से इम्प्रेस था, वो उससे मिलता है और उसको अपना बेटा बना के अपने क्रू में शामिल होने का इनविटेशन देता है। दोस्तों एस सैकड़ों बार व्हाइट बियर्ड को मारने की कोशिश करता है, बट हर बार अनसक्सेसफुल होने के बाद एंड में वो व्हाइट बियर्ड के क्रू को ज्वाइन कर लेता है। मार्को बताता है कि जो भी लोग दुनिया में सताए जाते हैं या जिनको कोई पसंद नहीं करता, व्हाइट बियर्ड सबको अपने क्रू में अपना बेटा बना के शामिल कर लेता है। आगे जाके एस की मुलाकात यहाँ हैच और ब्लैक बियर्ड से होती है और फिर यहाँ ब्लैक बियर्ड हैच को मार देता है, जिसकी मौत का बदला लेने के लिए एस ब्लैक बियर्ड के पीछे निकल जाता है। वापस से अपनी स्टोरी में आए तो भाई एस का एग्जीक्यूशन यहाँ पे होने ही वाला रहता है कि अचानक से मरीन फोर्ड के गेट ओपन हो जाते हैं और समुद्र के नीचे से टोटल 16 शिप और अपनी काफी विशाल एलाइड पायरेट्स की आर्मी के साथ यहाँ वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट व्हाइट बियर्ड की एंट्री होती है और वो मरीन फोर्ड में एस को बचाने के लिए आखिरकार आ जाता है और इस वॉर की शुरुआत करता है अपने गुरोगुरोनोमी डेविल फ्रूट की पावर से, जिससे वो सुनामी और अर्थक्वेक ला सकता है। दोस्तों अपने डेविल फ्रूट की पावर से वो आसपास की समुद्र में काफी विशाल लहरें उत्पन्न कर देता है, जिसको देख के एडमिरल अकुजी तुरंत खड़ा उठता है और वो विशाल समुद्र की लहरों को तुरंत अपने डेविल फ्रूट की मदद से फ्रीज कर देता है। दोस्तों व्हाइट बियर्ड की क्रू में काफी सारे स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स थे, जो कि अपने अपने डिविजन्स के कमांडर थे। मीहोग यहाँ पे सीधा वॉर में व्हाइट बियर्ड पे अटैक करना स्टार्ट करता है, क्योंकि वो अपने और व्हाइट बियर्ड की पावर में डिफरेंस चेक करना चाहता है, बट इसके पहले कि उसका अटैक व्हाइट बियर्ड से कनेक्ट हो, उसको वहाँ पे व्हाइट बियर्ड का 3rd डिवीजन का कमांडर डायमंड जोसो आके रोक लेता है, जिसके पास कीरा कीरा नोमी एक पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट्स की पावर होती है। कुछ ही देर बाद यहाँ पे किजारू भी व्हाइट बियर्ड पे अटैक करने के लिए जाता है, बट उसको यहाँ पे 1st डिवीजन कमांडर मार्को द फीनस रोक लेता है, जिसके पास टोरी टोरी नोमी मॉडल फीनिक्स एक मिथिकल जोन डेविल फ्रूट की पावर
होती है जिससे वो अपनी बॉडी को फीनिक्स में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। दोस्तों जैसे जैसे समय बीतता है ये वॉर और भी ज्यादा सीरियस होने लगती है और काफी सारे बड़े बड़े नाम अपनी अपनी ताकतें इस वॉर पे दिखा रहे होते हैं। कुछ ही देर बाद यहाँ पे जूनियर ओर जो कि ओर्स द जायंट जो कि हमको थ्रिलर बार्क में दिखा था उसका डिसेंडेंट होता है और वो यहाँ पे एस को बचाने के लिए आया होता है। दोस्तों ओर्स को देख के मौर्य काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। दोस्तों ओर्स एस को बचाने इसलिए आया था क्योंकि काफी साल पहले एस ने उसके साथ दोस्ती करके उसको एक स्ट्रॉ हेड गिफ्ट की थी। दोस्तों आगे चल के कुमा अपने डेविल फ्रूट की मदद से ओर्स के ऊपर यूरेनस शॉक अटैक करता है और डोफ्लामिंगो उसका एक पैर काट देता है और फिर मोरिया अपनी शैडोज का यूज करके ओर्स का पेट चीर देता है और काफी गंभीर रूप से घायल होके ओर्स वहीं पे बेहोश होके गिर जाता है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि वॉर तो स्टार्ट हो चुकी है बट हमारा मेन कैरेक्टर लूफी आखिर किधर पर है। तो भाई जब सब लोग यहाँ पे ग्राउंड में लड़ाई कर रहे होते हैं लूफी यहाँ पे आसमान से एंट्री लेता है और अपने साथ वो क्रोकोडाइल, जिनबे, इवांका, बगी और बाकी सारे प्रिजनर्स को लेके आ जाता है और उसको देख के सभी लोग यहाँ पे हैरान हो जाते हैं। अब तुम लोग सोच रहे हो कि भाई आसमान से कैसा आया, तो भाई जब व्हाइट बेंड ने यहाँ पे सुनामी की लहरें उत्पन्न की थी और अकूजी ने उसको फ्रीज कर दिया था तो इनकी शिप वहाँ ऊपर ही फंस गई थी और एस को बचाने की जल्दी में लूफी अपने सारे साथियों के साथ वहीं से कूद गया और जैसे ही वो नीचे आता है वो सीधा व्हाइट बियर्ड को चैलेंज करता है कि वो उससे पहले एस को यहाँ से बचा लेगा। व्हाइट बियर्ड लूफी की सॉलिड हिम्मत को देख के काफी इंप्रेस हो जाता है। फिर सेंगोकू यहाँ पब्लिक को बताता है कि लूफी यहाँ वर्ल्ड के वर्स्ट क्रिमिनल ड्रैगन का बेटा और मंकी डी गार्प का ग्रैंडसन है, जिसको सुन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। दोस्तों एस को बचाने के लिए लूफी कंटिन्यू आगे बढ़ता है बट क्योंकि इम्पेल डाउन में अपनी इंजरी से वो अभी भी रिकवर नहीं हो पाता तो कुछ मरीन ऑफिसर से फाइट करने के बाद उसकी बॉडी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाती है बट वो इवांका से बोलता है कि उस पे वो अपने हार्मोन्स फिर से इंजेक्ट करे ताकि वो एस को आगे बढ़ के बचा सके बट इवांका मना कर देती है क्योंकि अगर वो दोबारा लूफी पे अपने हार्मोन्स इंजेक्ट करती है तो लूफी की जान खतरे में आ सकती है और अगर लूफी को कुछ हुआ तो वो उसके पिता ड्रैगन को कभी मुंह दिखा नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी लूफी की हिम्मत को देख के वो लूफी पे अपने हार्मोन्स इंजेक्ट कर देती है। उसको बताती है कि जो टेंशन हार्मोन्स उसने लूफी पे इंजेक्ट किए हैं वो सिर्फ उसकी बॉडी को ये बिलीव कराएंगे कि उसकी इंजरी हील हो चुकी है बट उसकी इंजरीज अभी भी उसकी बॉडी पे मौजूद रहेंगी। वॉर में एक टाइम पे कोबी आखिरकार हिम्मत जुटा लेता है कि वो लूफी से फाइट करके उसको यहाँ रोकेगा बट लूफी एक मौके में कोबी को यहाँ घायल करके आगे बढ़ जाता है। दोस्तों लूफी को आता देख तुरंत एस का एग्जीक्यूशन करने का ऑर्डर दिया जाता है और जब वहाँ पे ऑफिसर्स एस को एग्जीक्यूट करने वाले ही होते हैं लूफी यहाँ पे अनइंटेंशनली अपनी कॉन्करस हाकी को यूज करके वहाँ आधे से ज्यादा मरीन ऑफिसर्स को घायल कर देता है, जिसको देख के सारे एडमिरल्स यहाँ तक कि व्हाइट बियर्ड भी शॉक में आ जाता है और व्हाइट बियर्ड अपने सारे साथियों को ये ऑर्डर देता है कि किसी भी हालत में लूफी को प्रोटेक्ट करें और उसको एस को बचाने की हेल्प करें। दोस्तों लूफी के पास एक स्पेशल एबिलिटी है जिससे वो जहाँ भी जाता था वहाँ आसपास के सभी लोग उसके एलाई बन जाते हैं। इसी की हेल्प से जब लूफी यहाँ वॉर में आगे बढ़ रहा था मोरिया उस पे अटैक करने वाला होता है तो जिनबे आके उसको वहाँ पे प्रोटेक्ट कर लेता है और जब स्मोकर का सामना उससे होता है तो उसकी प्रेमिका बोया हैंकॉक आके उसकी हेल्प करती है और जब पूमा लूफी से फाइट करने वाला होता है तो इवांका खुद आके उसको प्रोटेक्ट करता है। इवांका यहाँ पे एक स्ट्रेंज चीज नोटिस करता है कि कुमा जिसको वो पहले से जानता था वो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, जिसके बाद डोफ्लामिंगो रिवील करता है कि कुमा ने अपनी बॉडी को गवर्नमेंट को सेल कर दिया है और काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद अब उसकी बॉडी के अंदर 1% भी ह्यूमैनिटी नहीं बची है और वो पूरा साइबॉग में कन्वर्ट हो चुका है। दोस्तों मीहॉक ये नोटिस कर लेता है कि जब भी कोई लूफी पे अटैक करने जाता है तो कोई ना कोई आके उसको वहाँ प्रोटेक्ट कर लेता है, इसलिए वो खुद जाके लूफी पे अटैक करने का फैसला करता है बट उसको यहाँ पे व्हाइट बियर्ड का 5th डिवीजन कमांडर विस्टा आके इस बार भी प्रोटेक्ट कर लेता है और अपने साथियों के साथ लूफी लगातार एस को बचाने के लिए आगे बढ़ता रहता है। दोस्तों इस वॉर में सभी लोग अपनी अपनी वॉर में एंगेज रहते हैं। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्को यहाँ पे एस की तरफ उड़ के जा रहा होता है उसको रेस्क्यू करने बट मंकी डी गार उसको तेजदार मुक्का मार के नीचे गिरा देता है और बोलता है अगर किसी ने भी एस की तरफ आने की हिम्मत की तो उसको उसका सामना करना पड़ेगा। एस फिर से फ्लैशबैक में हो जाता है और उसको याद आता है कि जिस किसी को भी पता चलता था कि उसके पिता गोल्ड डी रॉजर हैं तो वो लोग उसको तुरंत मारने के लिए रेडी हो जाते थे, यहाँ तक कि भाई वो तो बचपन में ही मरने का फैसला कर लेता है बट गार्प उसको बोलता है कि अगर उसको जिंदगी में आगे क्या होने वाला है वो पता करना है तो उसके लिए जीना जरूरी है। और जब वो यहाँ अपने साथियों को उसको बचाने के लिए अपनी जिंदगी दाव पे लगाते हुए देखता है तो उसका मन भी जीने का होने लगता है। दोस्तों मार्को देखता है कि शिप में व्हाइट बियर्ड के बाजू में एक व्यक्ति आके खड़ा हो गया है जिसका नाम स्कॉट होता है। दोस्तों स्कॉट बातों ही बातों में व्हाइट बियर्ड
की पीठ में अपनी तलवार गोप देता है, जिसको देख के सभी लोग वहाँ शॉक हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों स्कॉट व्हाइट बेड की ही एलाइड आर्मी का हिस्सा था और व्हाइट बेड उसको बेटा समझता था। दोस्तों उसके इस एक्शन के बावजूद व्हाइट बेड उसको मारता नहीं, बट उसको गले लगा के बोलता है कि बेटा तुम्हारे कान आखिर किसने भरे। इसके बाद वो रोते हुए बताता है कि आका इनू ने आके पापा मेरा ध्यान भटकाया, वो मेरे को बोला था कि अगर मैं इस वॉर में आपके खिलाफ जाता हूँ तो वो उसको और उसके साथियों को इस वॉर से सुरक्षित जाने देगा। अब इतना सब होने के बाद व्हाइट बेड चुपचाप थोड़ी ना बैठने वाला था, वो तुरंत भाई अपने डेविल फ्रूट की पावर से उस समुद्र की लहरों जो जमी हुई थी उनको तोड़ देता है और स्वयं इस जंग में हिस्सा लेने के लिए आ जाता है, जिसको देख के सेंगोकू बताता है कि देख लो भाई संभल जाओ, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट अब यहाँ पे आ रहा है। दोस्तों आते ही अपने एक ही मुक्के में व्हाइट बियर्ड बड़े बड़े जायंट्स नेवी ऑफिसर्स को ढेर कर देता है। दोस्तों लूफी लगातार अपने साथियों की मदद से आगे बढ़ रहा होता है और वो जल्द ही एडमिरल्स के पास पहुंच जाता है, बट यहाँ पे उनसे फाइट करने की बजाय वो उनको चकमा दे के एस के पास पहुंचने की कोशिश करता है, बट किजारू उसको वहाँ पे किक मार के नीचे गिरा देता है। दोस्तों केओस इतना बढ़ जाता है कि सेंगोकू फैसला करता है कि जल्द से जल्द एस का एग्जीक्यूशन किया जाए, बट क्रोकोडाइल उसको वहाँ आके बचा लेता है और बताता है कि वो इस वॉर में गवर्नमेंट को जीतने नहीं देना चाहता, और फिर वो और डोफ्लेमिंगो वहाँ लड़ाई करने लगते हैं। दूसरी तरफ कुजान और मार्को की भी फाइट चल रही होती है। दोस्तों बता दूं कि क्रोकोडाइल का असली मिशन यहाँ पे व्हाइट बियर्ड को आके मारना था, बट इवांकोव ने उसको धमकी दी थी कि अगर वो इस वॉर में लूफी का साथ नहीं देता है तो उसका एक सीक्रेट है जो कि उसको पता है, वो सबके सामने रिवील कर देगी। एक और कैरेक्टर है जिसके बारे में हमको नहीं भूलना चाहिए, वो है बगी। तो जब सब लोग यहाँ पे वॉर में बिजी थे, बगी यहाँ पे भाई अपनी ही फॉलोअर्स की गैंग इकट्ठी करके अपना अलग ही प्लान में बिजी था, और उसी बीच उसके एक फॉलोअर ने एक विजुअल डेंडेन म्यूजिक चुरा के बगी का यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट शूट करना स्टार्ट कर दिया, और बगी वर्ल्ड वाइड सबको बताता है कि वो यहाँ पे फॉर्मर पायरेट किंग गोल्ड डी रॉजर का क्रूमेट था और साथ ही साथ चैंक्स का क्लोज फ्रेंड भी है, और इसी की वजह से वो वर्ल्ड वाइड काफी फेमस भी हो जाता है। एक और पर्सन है जो कि हम लोग को बहुत देर से नहीं दिखा, वो है मिस्टर 3। तो भाई जब लूफी ने अपनी कॉन्करर हाकी से काफी सारे लोगों को बेहोश करा, उसमें एग्जीक्यूशनर भी बेहोश हो गए थे, और जब नए एग्जीक्यूशनर यहाँ हेडक्वार्टर से आ रहे थे, मिस्टर 3 वहाँ पे पहुंच के खुद एक एग्जीक्यूशनर का रूप रख के उसकी जगह एस के एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। इनाजुमा यहाँ पे अपनी डेविल फ्रूट की पावर्स की मदद से लूफी के लिए सीधा एक प्लेटफॉर्म बना देता है जिससे वो एस के पास जल्दी से पहुंच सके, बट वहाँ पे उसका सामना अपने ग्रैंडपा और मरीन के हीरो गार्ब से होने वाला था, जो लूफी से बोलता है कि अगर उसको एस को बचाना है तो उसके पहले उसको उसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी लूफी आगे बढ़ता रहता है, बट जब गार्ब लूफी को मारने वाला होता है उसे एस और लूफी का बचपन याद आ जाता है, और इमोशनल अटैचमेंट के कारण वो लूफी को मार नहीं पाता, पर लूफी उसको मार के आगे बढ़ जाता है, जिसको देख सभी लोग शॉक हो जाते हैं। दोस्तों लूफी फाइनली एग्जीक्यूशनर प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाता है, बट यहाँ उसका सामना मरीन्स के फ्लीट एडमिरल सेंगोकू से होने वाला था, जो कि अपने मिथिकल ज़ोन टाइप डेविल फ्रूट हितो नोमी मॉडल दाइबुत्सु की मदद से एक गोल्डन बुद्धा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और वो लूफी पे अटैक करने वाला ही होता है, बट लूफी अपने आप को रबर बलून में कन्वर्ट करके प्रोटेक्ट कर लेता है। अब दोस्तों मिस्टर 3 यहाँ पे एस को बचा लेता है और एक वैक्स की बना के उसको वहाँ पे छुड़ा लेता है, और दोस्तों फाइनली यहाँ पे एस फ्री हो जाता है, और एस और लूफी मिलके सारे मरीन का यहाँ पे सामना करते हैं। दोस्तों एस की पावर इतनी ज्यादा थी कि वो यहाँ पे एडमिरल कुजान को भी बराबरी की टक्कर दे रहा था। अब जबकि फाइनली एस फ्री हो चुका है, व्हाइट बियर्ड सबको ऑर्डर देता है कि सभी लोग यहाँ पे एस को लेके सुरक्षित न्यू वर्ल्ड की ओर निकल जाएंगे और यहाँ पे कोई भी शिप उसको नहीं दिखनी चाहिए। पर दोस्तों हमारी कहानी में अभी भी ट्विस्ट बचे हैं, क्योंकि कुछ ही देर बाद यहाँ आका इनू व्हाइट बियर्ड का अपमान करते हुए उसको बोलता है कि वो कितना भी ताकतवर हो जाए, बट वो कभी भी किंग ऑफ द पायरेट नहीं बन सकता, ना वो कभी गोल्ड डी रॉजर को सरपास कर पाएगा। जिसको सुन के एस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत आका इनू पे अटैक करने के लिए जाता है, बट भाई उसकी फायर पावर यहाँ उसके मैग्मा पावर्स का मुकाबला नहीं कर पाती। दोस्तों लूफी की नजर एस के वीब्रा कार्ड पे जाती है, जो कि कुछ ही देर पहले भाई बिल्कुल जल के खत्म होने वाला था। वो वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाता है, और लूफी जब उसको उठाने ही वाला होता है, आका इनू पीछे से उस पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है, बट एस आके लूफी को यहाँ बचा लेता है, और आका इनू का हाथ एस के शरीर के आर पार निकल जाता है। जिनबे, मार्को और विस्टा तुरंत आका इनू की तरफ बढ़ते हैं, बट उनको आने में दोस्तों देरी हो जाती है, और वन पीस की 2 मेजर डेथ में से पहली डेथ एस के रूप में हमको देखने को मिल जाती है। एस अपने आखिरी कुछ पलों में एस लूफी को थैंक यू बोलता है, उसको यहाँ आके बचाने की कोशिश करने के लिए, और उसको बताता है कि उसको यकीन है कि लूफी आगे चल के किंग ऑफ द पायरेट जरूर बनेगा।
रोते हुए एस सबको बताता है कि एक क्रिमिनल के बेटे को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और एक मुस्कुराते चेहरे के साथ एस की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। और जिस किसी के भी नाम पे डी होता है वो हमेशा मुस्कुराते हुए ही दम तोड़ता है। एस के मरने के बाद भाई लूफी तो काफी ज्यादा शौक में आ जाता है, बट वो अकेला नहीं होता, क्योंकि दूसरी तरफ गार्प का भी मत्था बहुत ज्यादा तेज सनक जाता है और वो सीधा आका इनू की तरफ बढ़ रहा होता है, बट सेंगोकू आके उसको वहाँ पे रोक लेता है। दोस्तों गार्प सेंगोकू को बोलता है कि अपनी पूरी ताकत से मेरे को यहाँ पे रोक के रखना, वरना अगर मैं आगे चला गया तो भाई आका इनू आज मेरे हाथों से मर ही जाएगा। दोस्तों आका इनू की मुसीबत यहाँ पे खत्म नहीं होती, क्योंकि गुस्से में आग बबूला व्हाइट बियर्ड उसके पीछे आ जाता है और फिर पूरी ताकत से अपने एक उसके चेहरे पे बहुत जोरदार पंच मारता है, जिससे आका इनू की यहाँ पे बहुत ही गंदी हालत हो जाती है। बट दोस्तों आका इनू भी अपने डेविल फ्रूट की मदद से व्हाइट बियर्ड का आधा सिर वहाँ पे उड़ा देता है। और आखिर में इस वॉर का मेन मास्टरमाइंड मार्शल डी तीज यानी कि ब्लैक बियर्ड इम्पेल डाउन के लेवल 6 से निकाले गए नए साथियों के साथ मरीन फोर्ड पहुंच जाता है, जिसको देखते ही व्हाइट बियर्ड तुरंत उस पर अटैक करने जाता है, क्योंकि एस और थैच की मौत का जिम्मेदार वही होता है और उसी का बदला लेने के लिए वो उस पे हमला करना स्टार्ट कर देता है। बट ब्लैक बियर्ड उससे माफी मांग लेता है और व्हाइट बियर्ड जो कि उसको अभी भी अपना बेटा समझता था उसको नहीं मार पाता। बट ये नीच इंसान जो बंदा उसको अपना बेटा समझता था उसका ही सगा नहीं हुआ। और फिर दोस्तों ब्लैक बियर्ड और उसके साथ ही मिलके लगातार व्हाइट बियर्ड के ऊपर हमला करना चालू कर देते हैं, जिससे व्हाइट बियर्ड की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। दोस्तों व्हाइट बियर्ड टोटल 465 इंजरीज, 267 तलवार के हमले, 152 गन शॉट्स, 46 कैनन के हमले, आका इनू के मैग्मा हमले से उसका आधा सर उड़ गया था और किजारू की जानलेवा लेजर बीम, और इतने सारे हमलों के बावजूद भी वो एंड में अपने पैरों पे ही खड़ा रहा और मरने से पहले उसके आखिरी शब्दों ने इस दुनिया को हमेशा के लिए हिला के रख दिया। वन पीस हमको एडवर्ड न्यूगेट यानी कि व्हाइट बियर्ड का एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है, जहां हमको पता चलता है कि व्हाइट बियर्ड बाकी पायरेट्स की तरह धन दौलत नाम शोहरत कमाने के पीछे नहीं पड़ा था, बल्कि उसको तो हमेशा से एक फैमिली चाहिए थी, इसलिए वो अपने सारे क्रू मेंबर्स को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करता था। व्हाइट बियर्ड के मरने के बाद ब्लैक बियर्ड तुरंत अपने मेन मिशन की प्रिपरेशन करने लगता है। दोस्तों उसके साथ ही व्हाइट बियर्ड की पूरी बॉडी को एक काले कपड़े से ढक देते हैं और उसके बाद ब्लैक बियर्ड मिस्टीरियसली व्हाइट बियर्ड का डेविल फ्रूट की पावर भी गेन कर देता है और वो पहला ऐसा व्यक्ति बनता है वन पीस के अंदर जिसके पास 2 डेविल फ्रूट्स की पावर है। और उसने 2 डेविल फ्रूट कैसे हासिल किए इसका ऑफिशियल रीजन हमको आज तक नहीं पता। ब्लैक बियर्ड को थ्रेट समझ के सेंगोकू तुरंत अपने डेविल फ्रूट की पावर से उस पे अटैक करने जाता है और दूसरी तरफ आका इनू भी खड़ा होके लूफी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, ताकि लूफी आगे चल के नेवी के लिए कोई बड़ा थ्रेट ना बन जाए। बट उसको यहाँ पे जिनबे और क्रोकोडाइल बचा लेते हैं। फिर वहाँ पे ट्रफालगर लॉ लूफी को रेस्क्यू करने के लिए आ जाता है। दोस्तों को भी चारों तरफ खून खराबा देख के काफी निराश हो जाता है और वो आका इनू को तुरंत वॉर रोकने के लिए बोलता है, ताकि यहाँ पे और ज्यादा किसी लोगों की जान ना जाए। बट आका इनू इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि वो यहाँ पे कोबी पे ही हमला कर देता है। बट दोस्तों उसको रोकने के लिए यहाँ पे एक और एम्परर ऑफ द सी सेंक्स आ जाता है। दोस्तों दूसरी तरफ जब ट्रफालगर लॉ लूफी को लेके जा रहा होता है, किजारू उस पे हमला करने वाला होता है, बट उसको यहाँ पे बेन बैकमैन जो कि सेंक्स के ही क्रू का एक मेंबर था वो रोक लेता है और उसको बोलता है कि अगर उसने 1 इंच भी हिलने की कोशिश की तो वो उसको तुरंत गोली मार देगा। और दोस्तों जब ये वॉर चल रही थी, सेंक्स दूसरी तरफ यहाँ पे काइडो को रोकने के लिए गया था, क्योंकि काइडो भी यहाँ पे मरीन फोर्ड व्हाइट बियर्ड को मारने के लिए आ रहा था। फिर दोस्तों सेंक्स सबको बताता है कि ये वॉर यहाँ पे खत्म हो चुकी है और अगर किसी को अभी भी लड़ना है तो वो उससे और उसके क्रू से यहाँ आके फाइट कर सकता है। अब इतनी दम तो यहाँ पे किसी के पास थी नहीं। दोस्तों ब्लैक बियर्ड भी चुपचाप से अपने क्रू के साथ यहाँ से निकल जाता है और सेंगोकू से रिक्वेस्ट करता है कि वो एस और व्हाइट बियर्ड की बॉडी का अंतिम संस्कार कर सके, जिसकी इजाजत सेंगोकू उसको दे देता है। और फिर सेंगोकू ये ऐलान करता है कि इस वॉर में नेवी की विक्ट्री हो चुकी है। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहाँ पे एंड होती है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब तो भाई कर ही देना। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पोस्ट मरीन फोर्ड आर्क, जिसको पोस्ट वॉर आर्क भी कहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।